हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। चलिए अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में 28 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, ठीक है। और आज भी हम लोग टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है सी सैंग एंड डांस्ड हैप्पीली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स। इस सेंटेंस में जो वर्ब अंडरलाइन है डांस्ड, ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसको पहचानिए। ऑप्शंस क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो अब देखिए वर्ब की अगर बात करें, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से। वर्ब को अगर क्लासिफाई करें तो मुख्य रूप से वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर एक हो गई फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, और दूसरी हो गई नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, और नॉन फाइनाइट्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पर सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब फाइनाइट वर्ब्स को भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एक होती है प्रिंसिपल वर्ब, और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब देखिए प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम होता है मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या करती है? कोई एक्शन वगैरह डिनोट करती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब उसके अर्थ को और ज्यादा स्पष्ट करती है, ठीक। अब जो प्रिंसिपल वर्ब होती है या फिर मेन वर्ब होती है, इसके दो पार्ट फिर हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होते हैं? ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक। सकर्मक, अगर इस शब्द को समझें तो सकर्म मतलब जो कर्म के सहित हो, और इसका मतलब होता है अकर्मक। अकर्मक मतलब जो वर्ब बिना कर्म के दी गई हो। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? अगर किसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट दिया हो सेंटेंस में, तो वो वर्ब क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल हो जाए, तभी वो वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इंट्रांजिटिव में क्या होता है? इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, वर्ब होगी लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा उसका, तो वो हो जाती है इंट्रांजिटिव। तो ये क्लासिफिकेशन किसका हो गया? प्रिंसिपल वर्ब का या फिर मेन वर्ब का। अब बात आती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, MODAL, मॉडल्स, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी के अंतर्गत क्या होता है? तीन प्रकार की वर्ब्स हम लोग देखते हैं। एक होती है टू बी वर्ब, और एक होती है टू हैव वर्ब, और एक होती है टू डू वर्ब। ये हो गए हमारे प्राइमरी वर्ब के पार्ट्स, ठीक। हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के। मॉडल्स के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट लिख लेते हैं थोड़ा। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, विल, शैल, शुड, वुड, ठीक है, और यूज्ड टू, डेयर टू, या सिर्फ डेयर कह सकते हैं, और नीड, ठीक है। ये हो गई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बात आती है नॉन फाइनाइट्स में। नॉन फाइनाइट्स में तीन मुख्य रूप से पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है इन्फिनिटिव, और जीरंड, नंबर 3 जीरंड, ठीक है। पार्टिसिपल के तीन भाग हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जीरन क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह सकते हैं, और एक्टिंग एज नाउन, ठीक, जो कि नाउन की तरह कार्य करे। तो इस तरीके से पूरा
क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ भी लिख लेंगे पार्टिसिपल को भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसको अब देख लेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ब, अगर वर्ब के क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के दो भाग हो जाते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के फिर से दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या होती है, जिसका कम से कम एक ऑब्जेक्ट दिया हो। इंट्रांजिटिव क्या होती है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब जिस पर क्रिया का असर पड़े वो। और फिर बात आती है ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट्स की, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी के अंतर्गत टू बी वर्ब्स, टू हैव वर्ब्स और टू डू वर्ब्स। टू बी के अंतर्गत क्या क्या आता है, इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट है तो ये यूज होगा, वाज और वर। ठीक है। टू हैव के अंतर्गत क्या आता है, हैज, हैव और हैड। टू डू के अंतर्गत क्या आता है, डू, डज और डिड। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका, टू बी, टू हैव और टू डू का। मॉडल्स के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, यूज टू, डेयर और नीड, ये सभी मॉडल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। नॉन फाइनाइट्स में तीन भाग होते हैं, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जीरन। पार्टिसिपल फिर तीन भाग के प्रकार के हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और जीरन क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेकिन नाउन की तरह से कार्य करे। ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो डांस्ड वर्ब लिख रखी है इन्होंने, कहा है कि आइडेंटिफाई करिए इसका नेचर क्या है। ठीक है, ऑप्शंस में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया सी, सैंग वर्ब हो गई। ठीक है। अब देखिए सी सैंग एंड डांस्ड, ये भी वर्ब हो गई। यहाँ पर डांस्ड का पूछा है इन्होंने। हैप्पीली, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता है। ठीक है। तो ये जो डांस्ड है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखो तो कैसी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। किसमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अभी आपको बताया इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। ऑप्शन है, ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें अगर सब्जेक्ट देखें तो ही हो गया, वर्ब क्या हो गई, रैन हो गया। ठीक है। ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं। इसमें कह रहे हैं कि वह एक लंबी दूरी दौड़ा। ठीक है, लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस देखेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इंट्रांजिटिव पूछा है इसमें, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं एक बार। द बॉय किक्स द फुटबॉल। अब यहाँ पर देखेंगे ये किक्स वर्ब हो गया, इसका स्पष्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। किक का प्रभाव किस पर पड़ा, फुटबॉल पर पड़ा। ठीक, यहाँ पर देखिए दौड़ने का प्रभाव लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो दौड़ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, जहां जिस पर प्रभाव पड़े वही होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किक का प्रभाव किस पर है, ऑब्जेक्ट इस पर, द फुटबॉल पर, इसमें तो है ऑब्जेक्ट। अगले में देख लेते हैं, आई फील मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, अ सीवियर पेन, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। द ड्राइवर स्टॉप्ड, इसमें वर्ब स्टॉप्ड है, इसका ऑब्जेक्ट ये द ट्रेन है। तो बाकी के तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए ये तीनों जो वर्ब्स हैं ये कैसी वर्ब्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से दे रखा है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3, सी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, सी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज। ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है उसमें अंडरलाइन वर्ड ये हो गया, और पूछा है ये क्या है। ऑप्शन है अजीरन, एन इन्फिनिटिव फ्रेज, ये है द ए पार्टिसिपियल फ्रेज, या फिर नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, अभी आपको समझाया था जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरन। ठीक है, पार्टिसिपल के अंतर्गत कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये पार्टिसिपल के अंतर्गत तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहचानेंगे कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, और वह उसमें वर्ब के साथ ही साथ एडजेक्टिव के भी गुण हों, तब हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरी बात, ये जिस सेंटेंस में प्रयोग हुआ होगा उसमें कार्यों के बीच में समय का अंतर नहीं पाया गया होगा, एक कार्य होगा तुरंत दूसरा कार्य हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है।
और ये भी एडजेक्टिव का गुण प्रकट करती है। ऐसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग, ठीक है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। ये तो हो गया था तीसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये ग्रोइंग, एंजॉयड ये वर्ब हो गई, इसके बाद में ये ग्रोइंग हर ओन। अब यहाँ पर ग्रो देखिए वर्ब है ये ग्रो, और इसमें आईएनजी लगा दिया, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या लिख रखा है, जिरन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और एक्टिंग एज नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू लगा होता है वर्ब से पहले, पार्टिसिपल होते हैं फ्रेज, मतलब बहुत ज्यादा लिखा हो तब, यहाँ पर एक ही वर्ड है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जिरन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव डिग्रीज की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। डिग्रीज कितनी होती है, 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा समूह सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है राउंडर। अब देखिए यहाँ पर ER लग गया। अगला वाला जो लिखा है मोर टाल, इसमें भी मोर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें भी देखिए ER लगा, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अगला देखते हैं ऑप्शन हैवीएस्ट, इसमें लास्ट में EST, ठीक है। मोस्ट रज्ड, यहाँ पर भी मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में है। स्विफ्टेस्ट, ये भी देखिए EST, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में है। क्यूटेस्ट, ये भी सही है, और बेस्ट। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सभी सुपरलेटिव डिग्री में है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसमें देखिए ये सुपरलेटिव में है, ये मच हायर है, किसमें हो गया, कंपैरेटिव में हो गया, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी कंपैरेटिव में हो गया। लास्ट ऑप्शन में ये सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव में हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सी ऑफन गोज टू द सिनेमा, ठीक है। ये अंडरलाइन वर्ड हो गया, कौन सा, ऑफन। अब इसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब समझेंगे, देखिए सी ऑफन गोज, वह जाती है। अब यहाँ पर वर्ब हो गई गोज, ठीक है। अब इस वर्ब को क्वालिफाई कौन करा रहा है, ऑफन। अब ऑफन एक एडवर्ब तो हो गया, ये तो क्लियर है, क्या है ये, एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन कौन सा एडवर्ब है, अब ये बताना है आपको। ऑप्शन में टाइम दे रखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम कब होता, जैसे व्हेन वगैरह ऐसा कुछ दे रखा होता तब। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, सी ऑफन गोज टू द सिनेमा, ऑफन माने प्रायः, ठीक है। तो क्या है ये, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, दोहराव को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंडिकेट द अंडरलाइंड वर्ड विच इज द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्द एडवर्बियल क्वालिफिकेशन लगता है, एडवर्ब हो, उसको आपको बताना है, ठीक है। इंडिकेट द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन का मतलब यहाँ पर अंडरलाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन डार्क है थोड़ा सा, इसमें ये वाला है डार्क, ठीक है, इसमें ये वाला है, और इसमें ये है, और इस वाले में ये है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं आसानी से। तो इन वर्ड्स को आपको बताना है कि किस सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। इतने वर्ड्स अंडरलाइन है इसमें। अब कहा गया है कि एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कौन सा वर्ड रखता है। ऑप्शन देखते हैं, पहला द फ्लेम्स स्प्रीड एवरीवेयर, ठीक है। द फ्लेम्स स्प्रीड वर्ब हो गई, और वर्ब के बारे में बता रहे हैं ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस एवरीवेयर, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों, क्योंकि इसमें एवरीवेयर जो है वो एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस रखता है। बाकी में देख लेते, द फ्लेम्स, अब इसमें देखिए द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के साथ में क्या होता है, नाउन, तो ये फ्लेम्स क्या हो गया, नाउन है। यहाँ पर द आर्टिकल है क्योंकि इसके बाद नाउन है। आगे द फ्लेम्स स्प्रीड ये वर्ब है, तो पहले वाले ऑप्शन में एवरीवेयर क्या है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन रखता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शी स्लेप्ट, ये अंडरलाइन है, स्लेप्ट साउंडली। आगे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब। यहाँ पर जो वर्ब अंडरलाइन की गई है इसका नेचर पूछा है कि कैसी वर्ब है। ऑप्शन है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, या फिर वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। देखेंगे ये सब्जेक्ट हो गया सी, ठीक है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, स्लेप्ट वर्ब है। अब डिसाइड करना है ये कैसी वर्ब है। आगे देखेंगे साउंडली, एडवर्ब दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। अब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता कैसी वर्ब होती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस।
ठीक है, दो सेंटेंसेज है यहाँ पर, एक हो गया ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, और एक हो गया ही वाज इल। ये दो सेंटेंसेज है, कहा है इन्होंने ज्वाइन माने जोड़िए, सिंथेसिस का प्रश्न है ये, ठीक है। अब जोड़ने के लिए कहा है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे यहाँ पर। एज ही वाज इल ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। अब देखिए इसमें ये तो लगा है, लेकिन इसके बाद कोई कंजक्शन नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। और सिंथेसिस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक। अगला ऑप्शन देखते हैं, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, एक ये क्लॉज हो गई, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अच्छा, एक ही मतलब पूरा सेंटेंस बना दिया इन्होंने, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो ही सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, एब्सेंट मेन वर्ब हो गई, फ्रॉम स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, बिकॉज ऑफ। अब देखिए बिकॉज ऑफ जो है ये एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पर माना जाएगा, और हिज इलनेस जो है वो क्या है, ये एक नाउन है, ठीक, बीमारी। तो इसमें क्या हुआ, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए रूल्स जो लगते हैं उसमें कौन सा है, ये यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया ऑफ, ये देखिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ के कारण हो गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। अब यहाँ पर क्या, हिज इलनेस या नाउन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वह स्कूल से अनुपस्थित था अपनी बीमारी के कारण। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ही वाज इल एंड सो। अब यहाँ पे देखिए दो कंजक्शन लगा दिया, गलत हो गया यहीं पर से, नाउन ऑफ द एबव होगा नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और ये सेंटेंस जो बन करके आया है इन दोनों को जोड़ करके, ये कैसा सेंटेंस है, या एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानेंगे, फाइनाइट वर्ब से पहचानेंगे। इसमें देखेंगे एक ही फाइनाइट मतलब मेन वर्ब से पहचानेंगे, इसमें एक ही मेन वर्ब है, देखिए एब्सेंट, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। और अगर कंपाउंड होता तो कम से कम दो होती, कॉम्प्लेक्स होता तब भी कम से कम दो होती। और क्लासेस से भी पहचान सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लास होती है, प्रिंसिपल क्लास, और इसमें एक ही क्लास है, कोई दूसरी क्लास नहीं दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट, ठीक है, कह रहे हैं कि जो उचित ऑक्सिलरी वर्ब हो उसका चुनाव करिए, किस चीज के लिए, डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड हैबिट का मतलब क्या होता है, ऐसी आदत जो अब जारी नहीं है, डिसकंटिन्यूड माने छोड़ दी गई है, ठीक है। अब देखिए मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड आदि सभी मॉडल्स होती हैं, इसमें से एक होती है यूज्ड टू। कौन सी होती है, यूज्ड टू। इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए करते हैं, या फिर ऐसी घटना के लिए करते हैं, या फिर ऐसी आदत के लिए करते हैं जो भूतकाल में थी, मतलब पहले तो वो काम होता था लेकिन वर्तमान में वह आदत प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वह आदत अब छूट चुकी है, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के रूप में कह दें कि मैं सुबह पढ़ा करता था, मतलब अब नहीं पढ़ते, तो ये आदत छूट चुकी है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यूज टू। और वही बात यहाँ पर पूछी है उन्होंने, क्या, डिसकंटिन्यूड हैबिट, छूट चुकी हुई आदत के बारे में जो बताए। तो देखते हैं, देयर वाज अ हाउस देयर, इसमें कहीं पर भी मॉडल वर्ब नहीं है, देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर, देखिए यूज्ड टू मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM, ठीक, ये सेंटेंस हो गया पूरा। और कहा है इन्होंने द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इज, ये अंडरलाइन हो गया इतना, विल नॉट बी रिसीव्ड, ठीक है, इतना। अब इसके बारे में पूछा है, ऑप्शन से पैसिव सेंटेंस है ये, या फिर मॉडल पैसिव है, या फिर फ्रेजल वर्ब है, या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखेंगे, फीस हो गया, विल यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, उसके बाद में बी लगा हुआ है, फिर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक, ये हो गया। तो विल और शैल क्या है, ये मॉडल है, ठीक। अब इनके साथ जब बी का प्रयोग हो जाए और प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, और स्टार्टिंग देखिए यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट, फीस के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया है, कर्ता के बारे में नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस में तो है, लेकिन कैसा पैसिव वॉइस है, ये विल की वजह से मॉडल पैसिव वॉइस है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, कह रहे हैं कि किसमें एक ट्रांजिटिव का मतलब क्या, सकर्मक क्रिया है, ठीक है, किसमें ऑब्जेक्ट है। पहला ऑप्शन, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, दूसरा ऑप्शन, द रिवर इज फ्लोइंग फास्ट, तीसरा ऑप्शन, सी डांसेस वेरी ब्यूटीफुल्ली, चौथा ऑप्शन है माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर।
ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या है, सकर्मक वाला पूछा है, ये सब्जेक्ट हो गया सभी में, ये वर्ब हो गई। अब नोज वह जानता है, क्या जानता है, इंग्लिश जानता है, इसका ऑब्जेक्ट क्लियरली दे रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगले में देखेंगे द रिवर इज फ्लोइंग, अब फ्लोइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फास्ट है ना। यहाँ पर सी डांसेज, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तरीका बताया गया है। माई सिस्टर इज गोइंग टू हर, अब देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर पैसिव बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इसका पैसिव आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें कि ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर इम्परफेक्ट, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी होता है। ठीक, क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी होता है। अब अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है, वो जो मॉडल वर्ब विल शैल होते हैं उसमें बी जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगी, विल बी और शैल बी, प्लस इनके साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट के बारे में। अब देख लेंगे ही, यहाँ पर क्या है, हैज, तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, क्योंकि हैज के साथ में थर्ड फॉर्म है। अगला देखेंगे सी केम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। आई शैल किल हिम, अब देखिए शैल तो है लेकिन बी नहीं है ना, तो आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। मिसेस दास विल है, बी बी भी है, देखिए विल सून बी और फिर आईएनजी फॉर्म भी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें भी वही बात पूछी है, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक। ठीक है, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया पूछी है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, अब देखिए इसमें वर्ब हो गई है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ही स्पीक्स, वह बोलता है फ्रेंच, क्या बोलता है, फ्रेंच, बस यहीं पर से मिल गया ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, द डॉग हैज बीन बार्किंग, ये वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉयज जंप्ड अप एंड डाउन, इसमें भी क्या नाम, ऑब्जेक्ट नहीं है, तरीका बताया गया सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी इज, अब देखिए नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता। अब ये नेसेसिटी वैसे है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है। अब इन्होंने पूछा है इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, चेंज करना है। नेसेसरी ये भी नाउन है, नीड ये भी नाउन है। ठीक है, नेसेसाइट ये भी नहीं, नेसेसिएट, ये ऑप्शन नंबर डी, नेसेसिएट, नेसेसिटेट। ठीक, ये ऑप्शन सही है, नेसेसिटी का वर्ब क्या होगा, नेसेसिटेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 15, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट, बोस्ट माने क्या होता है, सेखी मारना या बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। अब ये पूछा है इन्होंने, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट, पहली बात तो बोस्ट है क्या, बोस्ट माने सेखी मारना, तो क्या है, वर्ब है ये। ठीक है, अब पूछा है इसका कौन सा फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है। ऑप्शन देखेंगे, बोस्टली, बोस्टी नहीं होगा। ठीक है, बोस्टफुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, बोस्टफुल क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एडजेक्टिव कवर्ड, यहाँ पर एक एडजेक्टिव दे रखा है, कौन सा, कवर्ड माने कायर। हैज द नाउन फॉर्म, इसका नाउन फॉर्म पूछा है। कवर्डली नहीं, एडवर्ब हो जाएगा। कवर्डम ये भी नहीं, कवर्डसम, ठीक है, ये कवर्डिस, तो कवर्डिस हो जाएगा डी ऑप्शन, ये नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड अबाउंड हैज द नाउन फॉर्म, ये अबाउंड जो है इसका इन्होंने नाउन फॉर्म पूछा है। ठीक, अब ये है क्या अबाउंड, वैसे ये है एडजेक्टिव, अबाउंड माने प्रचुर होता है। अब इसका नाउन पूछा है, अबाउंडेंट, ठीक है, मेंट नहीं होगा, इसका सही होता है अबंडेंट होता है, ए, ये ऑप्शन नंबर सी, ABUNDANCE। ठीक है, अबंडेंस होता है प्रचुरता, नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रचुरता। ठीक है, अबंडेंट भी नहीं होगा, क्या होगा, ABUNDANCE, अबंडेंस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग का भी विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर देखेंगे सिर्फ किसका फर्क है, ओ का फर्क है। ठीक है, तो ABUN, इसमें तो एडजेक्टिव में तो ओ होता है, ABOUND, लेकिन जब इसको हम लोग नाउन बनाएंगे तो ABUN हो जाएगा, अबंडेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस दे रखा है, ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन एनदर। ठीक है, कह रहे हैं कि वन एनदर इज, इसमें जो सेंटेंस में वन एनदर लिखा है वो क्या है? ऑप्शन है नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है। देखिए वन एनदर, ईच अदर, ये सब क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। कैसे वाले होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? परस्परता सूचक। ठीक है, परस्परता वाचक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल्स। इतना सेंटेंस हो गया, आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल्स। आगे पूछा है डिटेल इज, डिटेल क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है? अब देखेंगे, आई वांट मैं चाहता हूं, टू हियर मैंने सुनना, द स्टोरी कहानी को, इन डिटेल्स, ये देखिए फिर से प्रीपोजिशन आया है और उसके बाद में क्या है? ये डिटेल्स नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, डिटेल्स माने क्या है? डिटेल मतलब ब्यौरा, बिल्कुल मतलब विस्तृत रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सेंटेंस, ये सेंटेंस है, हाउ एवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज। इतना सेंटेंस हो गया। आगे कहा है इज ए, यह क्या है? ऑप्शन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये, या फिर सिंपल पास्ट टेंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर फ्यूचर टेंस है। अब देखिए पहचानते हैं इसको। सबसे पहले इसमें हमने सब्जेक्ट देख लिया। ठीक है, इसके बाद में ये हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। और इसको फॉलो कौन कर रहा है? ये थर्ड फॉर्म कहाँ गया? ये मैरिड। ठीक है, मैरी की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर ये। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पर हेड के साथ में बीन भी आया है। ठीक है, हेड के साथ में बीन आया हो और थर्ड फॉर्म आई हो, तो जो ये सेंटेंस हो गया, इसका वॉइस क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस का हो गया। अब अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखें तो हेड है, हेड किस टेंस की होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है। तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द सेंटेंस, यहाँ पर फिर सेंटेंस दिया गया है, इन 2004 डिजीज डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स इन वन विलेज। ये सेंटेंस हो गया पूरा। इज ए, ये क्या है? कैसा सेंटेंस है? फिर इसका टेंस पहचानने को कहा है। ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर देखते हैं वही चीज। ये सब्जेक्ट हो गया डिस्ट्रॉयड। अब देखिए इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कहीं पर भी नहीं है। अब जब किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब इन दोनों में से कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है मेन वर्ब की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। अगर सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ब ये है डिस्ट्रॉयड। ठीक, अब डिस्ट्रॉयड कैसी है? सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, जिसे कि सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये बी, सिंपल पास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलने के लिए कहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलने के लिए कहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सी हैज डन द वर्क। पहले तो इस सेंटेंस को पहचानेंगे। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये किस टेंस का है? देखिए हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आई हुई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस सेंटेंस के टाइप को पहचानेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इन्होंने कहा क्या है? टेंस को बदलने को कहा है। किसमें बदलना है? सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब दिया गया सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो जो हम बनाएंगे वो भी अफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, और किसका अफर्मेटिव? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, मेन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, सिंगुलर अगर है तो एस ई एस या आई ई एस का यूज कर देंगे, सिंगुलर होने पर सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर पर देखिए,
पहले ऑप्शन में ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, दूसरे ऑप्शन में ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तीसरे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अब देखिए ये डन था, डन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू, और डू में एस या ई एस लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग गया, किस वजह से, क्योंकि सी सिंगुलर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ, अब यहाँ पर फिल करना है, राउंड द सन। कॉपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, जिन सेंटेंसेस के द्वारा किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात की जाए, ठीक है, उनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो अब सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये एक क्लाज हो गई, कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट, ये क्लाज हो गई, इतनी है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लाज, इसके बाद में कंजक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके बाद में यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब देखिए किसमें दे रखी है, ये ऑप्शन नंबर बी में। क्योंकि द अर्थ जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से एस ई एस भी लग जाएगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा मूव्स। कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ही रैन एज क्विकली एज ही, आगे फिल करना है। ऑप्शन है कुड, कैन, मे, माइट। मॉडल वर्ब्स दे रखी हैं। ठीक है, मॉडल्स में से किसी एक को चुनना है। अब देखिए इसमें भी क्लास दे रखे हैं, ही रैन एक क्लास हो गया, ठीक है, एज क्विकली एज, अब देखिए एज एक कंजक्शन हो गया, बीच में एडवर्ब है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, क्लास इसमें एक हो गई प्रिंसिपल क्लास और एक हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लास। जिस टेंस में हमारी प्रिंसिपल क्लास होगी उसी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लास भी होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल क्लास किस टेंस में है, क्योंकि रैन जो है वो सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में ही होना चाहिए। यहाँ पर जो भी क्लास आएगी पास्ट में होनी चाहिए। अब मॉडल वर्ब्स दे रखी हैं जो, तो कैन, कुड, मे, माइट, इनमें से पास्ट की कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी माइट हो जाएगी और एक हो जाएगी कुड। ठीक है, दोनों में से लगेगा कौन सा, ही रैन एज क्विकली, वह उतनी तेज दौड़ा जितना दौड़ सकता था। तो यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी की बात की जा रही है, फिजिकल एबिलिटी बताने के लिए प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करते हैं और पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइट जो है पास्ट की होती है लेकिन संभावना बताने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आई डिडंट नो इट अंटिल यू, यहाँ पर भी फिल करना है। ऑप्शन है स्पीक, हैव स्पोकन, स्पोक, या फिर नन ऑफ द एबव। इसमें भी देखेंगे आई डिड नॉट नो इट, ये इतनी एक क्लास हो गई। ठीक है, आई डिड नॉट नो इट, मैं यह नहीं जानता था, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। कंजक्शन हो गया अंटिल, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लास जाएगी। फिर से वही कंडीशन सेम, इसका टेंस देखेंगे, आई डिड नॉट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, इस वजह से सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ठीक है, और पास्ट में ऑप्शन किसमें दे रखा है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में चला जाएगा, हैव की वजह से ये भी प्रेजेंट वाला है। ऑप्शन नंबर सी में स्पोक सेकंड फॉर्म लिखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पोक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई डिड नॉट नो अंटिल यू स्पोक, मतलब मैं नहीं जानता था जब तक कि तुमने बताया नहीं। अंटिल में नेगेटिव सेंस शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ अंडरलाइन है। अब इसको पहचानने को कहा है इन्होंने। ठीक है, हिमसेल्फ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहचानने के लिए कहा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल मतलब परस्परता सूचक, ईच अदर, वन अनदर, ऐसा तो है नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, वितरण सूचक। ठीक, अब इसमें देखिए जैसे एवरी हो गया वो सब कुछ, एवरी, ईच वगैरह। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या होता है, सेल्फ या फिर सेल्व्स जैसे शब्दों को यूज किया जाता है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक सेंटेंस में कहां पर आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, और इम्फेटिक, ये देखिए लास्ट में दिया भी है, इम्फेटिक का प्रयोग कहां पे करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर सेल्फ सेल्फ वाला यूज हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आया है, कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी पहचान है, सेल्फ या फिर सेल्व्स वाला शब्द अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया हो तो क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर वाक्य के लास्ट में आया हो तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टॉम, आगे क्या है, एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, एज वेल एज, इसको पहचानना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑप्शंस है एडवर्ब है, एडजेक्टिव है,
प्रोनाउन है या फिर कंजक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एज वेल एज क्या कर रहा है, एक ये नाम हो गया, एक ये नाम हो गया, मतलब टॉम और ब्राउन को जोड़ने का काम कर रहा है। टॉम एज वेल एज ब्राउन, मतलब टॉम साथ ही साथ ब्राउन ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, किन्हीं दो शब्दों को जोड़ना हो, किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो, किन्हीं दो क्लॉजेस को जोड़ना हो, जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। द सेंटेंस, ये सेंटेंस दे रखा है, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, इज ए, अच्छा इसको पहचानने को कहा है, सेंटेंस का टेंस पहचानना है। ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, और आर के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 28 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया, और ये सारे क्वेश्चंस टेंस तथा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित थे। आने वाली क्लासेस में अब जो अगला टॉपिक होगा कोई भी, उसको लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस जारी रखेंगे। बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।